नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल कैपिटल वन टीवी के इस पोडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह हम एक नई पर्सनालिटी के साथ आज आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। कहा जाता है कि जोड़ियाँ भगवान बना के ही बेचते हैं धरती पे, लेकिन इन जोड़ियों को कौन मिलाता है इस धरती पे? क्या हम उन्हें भगवान का फरिश्ता कहें? तो हाँ, अगर फरिश्ता है तो मैं आज इस बात को पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि जो पर्सनालिटी हमारे पास आई हैं वो एक फरिश्ता ही है, क्योंकि वो दो जोड़ियों को, दो परिवारों को पिछले 14 साल से प्यार के बंधन में और एक कमिटमेंट के बंधन में बांध रहे हैं। आइए मिलते हैं उन शख्स से, उन पर्सनालिटी से जो कि ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मिस्टर GS कपूर, आपका कैपिटल वन टीवी के इस पोडियम पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सिमरन जी। आपके बारे में मैंने बहुत सुना और जिस तरह का आप प्रोफेशन में हैं वो एक बहुत ही डिवाइन प्रोफेशन है। आप अपने इस प्रोफेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा भी आपने कहा कि जोड़ियां जो हैं वो परमात्मा ने ऊपर ही लिख दी हैं कि कौन किसका जीवन साथी बनेगा, पर उसका मिलना तय किया इस ज़मीन पर, और उसके लिए तय किए कुछ लोग, चंद लोग जो साफ नेक नीयत से अगर ईमानदारी से दो लोगों का मेल कर दें तो उनका जो परमात्मा ने रचा था उसको हम यहाँ रिज़ल्ट में लेके आ सकते हैं। तो कुछ नहीं है, दो लोगों का मिलना जो कि तय था उसको कितना खूबसूरत और कितना ईमानदारी से निभाया जा सकता है, यही कोऑर्डिनेशन है, यही मैट्रिमोनियल कोऑर्डिनेशन है और यही बिजनेस है हमारा। तो मैंने जैसे कहा कि आप एक फरिश्ते के रूप में आए हैं, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप एक फरिश्ता हैं इन लोगों के लिए? देखिए, जब आपने ये कहा कि ये जो जोड़ियां हैं वो ईश्वर ने बना रखी हैं पहले से ही और उसका मिलना हम यहाँ तय होता है, तो जब ईश्वर का काम या तो ईश्वर कर सकता है या उसके बनाए फरिश्ते कर सकते हैं, तो हम शुक्रिया, मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि वाकई शायद ये फरिश्तों का ही काम है। क्योंकि जब वो दो लोग, जो अनजान लोग, जब एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और खुशियों को अपने परिवारों में लेकर आते हैं, तो सचमुच उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं, तो हमें लगता है कि वाकई परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया कि हम ये काम कर पाए। तो ये काम सचमुच फरिश्तों का ही हो सकता है, और अगर हम उस समय वो फरिश्तों का जो रूप धर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये बात। बिल्कुल सही बात। सर, आजकल बहुत मिथ्स है लोगों के अंदर कि फैमिलीज़ को हम कनेक्ट तो कर देते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि जो ये बीच में काउंसलर्स होते हैं जो मिलवाते हैं, कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि दे मे बी फ्रॉड्स और मतलब नहीं ठीक रहता। तो आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं इस, आई मीन यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, तो क्या लोग आपको सीरियसली लेते हैं या लोग आपको डाउट की भी निगाह से देखते होंगे? देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे वो फिलॉसफी की बात थी, फरिश्तों की बात थी, ईश्वर की बात थी, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये एक प्रोफेशन, एक जॉब बन गया राइट। कि जो लोगों को जानता है, जिसके कनेक्शंस अच्छे हैं, उसे कुछ नहीं मिल रहा तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट ए मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी। तो जब वो लोग जिनके एथिक्स और मोरालिटी में कहीं ना कहीं मिलावट है, या वो लोग जिनके लिए ये प्योरली बिजनेस है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वाकई ये ईश्वर का काम है। पर जब हम दो परिवारों को मिलाते हैं तो परिवारों को देखना, समझना, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कुंडलियाँ अगर वो मिलाते हैं तो उनको देखना, वो सब चीज़ों को समझना, अगर हम उसमें ईमानदारी रखें और जो मैच बन रहा है उसे ही बनाएं, तो फिर तो वो काम ईश्वर का है। बिल्कुल। पर अगर हम उसमें कुंडली में हेरफेर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में कुछ 19-20 कर दिया, हमें पता है कि परिवार एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है और फिर भी हमने उनका मैच आगे बढ़ाया, हमें लगता है कि जो बच्चे हैं उनका नेचर एक दूसरे से नहीं मिलता, फिर भी जो है वो हमने मैच आगे बढ़ाया, हमें पता है कि फाइनेंशियली वो एक दूसरे को उनके एक दूसरे के लायक नहीं है, हम फिर भी आगे बढ़ते हैं, या हमें पता है कि उनके जो फिलॉसफी है, जो संस्कार हैं, वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और समाज में ऐसा हुआ भी है, ऐसी शादियां हुई और इन्हीं फरिश्तों ने कराई, पर उन फरिश्तों ने फरिश्तों का जब नाम खराब किया तो फिर वो जो निगाह बदली तो फिर सबके लिए बदली। तो ये जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं ये काम फरिश्तों का भी है
और इसमें फरिश्तों में छुपे शैतान भी हैं। ये तो कहा जा सकता है कि आपको अपना एक कॉन्फिडेंस बनाना ही पड़ता होगा सब फैमिलीज़ के आगे। जाहिर सी बात है जी, पर वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो समाज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब तक बहुत जल्दी कम्युनिकेट होते हैं, और ख़ास करके जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट होते हैं। बिल्कुल। तो अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी ईमानदारी को सामने वाले को कम्युनिकेट करना, और अपने एक्शन से, कर्मों से, अपने जो तरीका है हमारा काम करने का, उससे क्लियर कम्युनिकेशन धीरे धीरे सामने वाले तक पहुंच जाता है कि यस, इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। सर, मैंने बहुत बारी मैट्रिमोनियल पेजेस में पढ़ा है, वहाँ पे लिखा जाता है वांटेड अ फेयर लुकिंग ब्यूटीफुल गर्ल। अब सबके अंदर उम्मीद यही है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो क्या आपके पास भी लोग ऐसी डिमांड्स लेके आते हैं कि हमें लड़की इस तरह की चाहिए कि? देखिए, मैंने ना एक मूवी देखी थी, मुझे आपकी बात से वो मूवी का एक डायलॉग याद आ गया। वो लज्जा मूवी थी। तो उसमें वो एक बूढ़ी औरत कहती है कि लड़का जितना भी काला क्यों ना हो, जो बहू है वो तो गोरी ही चाहिए। ये हमारे समाज की जो मापदंड है ना, कि अगर गोरी है तो अच्छी है, पतली है तो वो अच्छी है, मोटी है तो वो अच्छी नहीं है, ये हम ही ने बनाया जी। पर समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो रंग रूप और कद काठी से जो है अच्छाई और बुराई को हम नहीं नाप सकते। तो हमारा नज़रिया ऐसा नहीं होता। एंड फिर वही बात कि अगर जोड़ियाँ परमात्मा ने बनाई हैं तो हर सबके लिए एक तो मेल, एक ना एक तो मिला ही है, एक ना एक तो मिलेगा ही। तो ये कहना गलत होगा। हाँ, ऐसा है, पर जो आपकी बात है वो भी ठीक है। न्यूज़पेपर्स में इनफैक्ट हमारे पास भी जब आता है तो कि लड़की जो है वो सुंदर होनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए। इवन कि अगर लड़का मोटा भी है, काला भी है, तो उसकी जो बहू है, उसकी जो पत्नी है, वो जो है वो सुंदर होनी चाहिए। ये है, लोगों की पसंद है कि ऐसा हो तो अच्छा है। आजकल की जो जनरेशन है, जो अब की जनरेशन है, वो अर्ली मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं रहते। अर्ली मैरिज मतलब जो एक डिज़ाइंड एज है 18 एंड 21 ईयर्स, उसके लिए आजकल के बच्चे बिल्कुल रेडी नहीं हैं, जो मैं सोचती हूँ आज का दौर भी ऐसा है जी। आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर बात के लिए? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं 18-21 ईयर्स की, जो इस एज ग्रुप की, ये हमारे समाज में पहले इनका चलन ज़रूर हुआ करता था, पर आजकल जैसे हायर एजुकेशन की बात आती है, कैरियर ओरिएंटेशन की बात आती है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की बात आती है, तो 18-21 ये एक ऐसी एज है जिसमें अपने आप को वो फाइनेंशियली फ्रीडम देना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते जो हैं वो इस उम्र को लांघ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो फोकस्ड हैं कि ज़िंदगी की लड़ाई में जब अगर उन्हें मौका मिला अपने पैरों पे खड़े होने का, तो वो कमज़ोर ना महसूस हों, अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। ये वजह है कि उनका फोकस कैरियर है, उनका फोकस एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो जो ये एज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो पीछे छूट चुकी है। तो आजकल जो ज़्यादातर शादियाँ होती हैं वो 24-25 से लेकर 30-32 तक जो है वो निकल जाती हैं। यानी हम 24-25 की बात करें तो लड़कियों के, गर्ल्स के केस में, और 28 से 30 साल जो है वो मेल बॉयज़ के केस में। तो आपके लिए, आपके हिसाब से आइडल एज क्या है कि अब की जनरेशन जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं कि ये राइट टाइम है, आप शादी कर लीजिए? देखिए, ये फिर वही वाली बात है कि इसका कोई एक फ़िक्स्ड आंसर देना बहुत मुश्किल है। अब मैं छोटा सा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जवाब देता हूँ आपको कि जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल्ड हैं, उनके लिए 22-23 साल, 24 साल में लड़की की शादी कर देना और लड़के की 27-28 साल में शादी कर देना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको वो चिंता नहीं है अपने आप को पैरों पे खड़ा करने की। पर अगर वो जॉब कर रहा है या मिडिल क्लास फैमिली का है, तो उसे 28-30 साल लग जाएंगे अपने आप को उतना मजबूत करने में। तो फिर ये परिवार, समाज, उसकी आर्थिक स्थिति और कभी कभी ज़रूरतों की भी बात होती है। घर में अगर सपोर्ट नहीं है, माता पिता बीमार हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एज़ पर सर्कमस्टांसेस वो एज वही 20-21 साल से लेकर 30-32 साल तक चलती है। तो मतलब आपके लिए, आप जो अभी फेस कर रहे हैं, आपके पास बच्चे उसी एज के आते होंगे, अबाउट 30 एंड 32 ईयर्स? हाँ, हमारे पास जैसे बच्चियों की हम बात करें, लड़कियों की, तो 21-22 साल से लेकर 27-28-30 साल तक भी हैं, क्योंकि
आजकल कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करने जाते हो 3 से 4 साल उसमें लग जाएंगे। हायर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 4 साल ऐड करते हो तो एज जो है वो 25-26 हो गई। और फिर शादी करना इतना आसान भी नहीं है। जब आप निकलते हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो गई तो आपको कंपेटेबल मैच भी चाहिए, तो उसे भी ढूंढना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो 27-28 हो ही जाती है। वही चाहते हैं। तो जैसे अब के टाइम में आपके पास लोग आते होंगे कि हमें भाई लड़का देखना है या लड़की देखनी है, तो मोस्टली जो बॉय है तो हम श्योर वो प्रोफेशनली स्ट्रांग हो ही गया होगा, लेकिन उनकी क्या डिमांड रहती है? अगर लड़का वर्किंग है और फॉर दैट मैटर अगर वो बिजनेसमैन है, तो वो कैसा मैच मेकिंग चाहता है इन टर्म्स ऑफ कि क्या लड़की वर्किंग हो या उसको घर पे बैठने वाली अच्छी हाउसवाइफ चाहिए, घर संभाले? तो आपके पास ऐसे बहुत लोग आते होंगे कि वी आर लुकिंग फॉर सच एंड सच गर्ल, तो क्या क्राइटेरिया लेके आते हैं? देखिए, एक माइंड सेट है। अक्सर बिजनेस फैमिलीज के रिश्ते पसंद करती हैं, क्योंकि माइंड सेट ऐसा होता है। क्योंकि बिजनेस फैमिलीज में लेट नाइट्स भी होती हैं, बिजनेस का लोड भी होता है, टेंशन भी होता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बिजनेस फैमिली के बॉयज़ हैं वो बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से गर्ल्स ही प्रेफर करते हैं। एंड जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक वर्किंग पार्टनर की जो है वो तलाश रहती है कि मुझे अगर वर्किंग पार्टनर मिल जाए तो जो है वो मजबूती मिलेगी ज़िंदगी को। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस फैमिलीज़ के लोग बिजनेस फैमिलीज़ की बच्चियां लेने के बाद या दोनों में वो प्रेफर करते हैं कि वो बिज़नेस ही ज्वाइन कर ले, जॉब ना करे, क्योंकि जो फ्रीडम बिजनेस में है वो जॉब में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो आज की जनरेशन है वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी है कि मेरी वाइफ आएगी तो वो अगर बिजनेस में भी आएगी तो ही वेलकम्स। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए लोग अपने आप को फोकस कर रहे हैं। तो जब बच्चे पढ़ लिख कर शादी करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने का दिल भी होता है कि इतनी हायर एजुकेशन के बाद मैं घर में रोटियां बनाऊं और बच्चे पालूं। वो सबकी मंशा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बच्चे भी हैं, पर स्टिल अगर वो मौका मिल जाए, वो स्टेज मिल जाए कि जहाँ वो अपनी एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सके, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ऐड करें बिजनेस में, तो बहुत अच्छी बात है। और बिजनेस में तो जितने घर के लोग हों उतना अच्छा है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि बिजनेस में भी वो लोग अपनी डॉटर इन लॉ को या अपनी वाइफ को इनकलकेट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और हर किसी का ऐसा ओपन माइंडेड रहना ही चाहिए, आई एम श्योर, क्योंकि गर्ल्स को मैं जहाँ तक फील करती हूँ आज के टाइम पे घर नहीं होना चाहिए, रादर घर संभालते संभालते उनको बाहर भी अपना काम और अपना मुकाम बनाना चाहिए। ये तो एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज भी है मेरी व्यूअर फ्रेंड्स के लिए कि जितनी भी विमेन हैं जो अपने घर पे अपना घर संभालती हैं वो साथ के साथ अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रांग भी करें। तो कपूर साहब, आगे चलते हैं हम अपने इस इंटरव्यू पे और मैं जानना चाहती हूँ, आप जैसे एक फरिश्ते का काम कर रहे हैं, दो फैमिलीज़ को मिलवाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि शायद भगवान के घर पे उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिलीज़ नहीं अच्छे से कनेक्ट हो पाई, कुछ ऐसे कर्मास या कुछ ऐसी बातें रही होंगी जैसे एक कपल में कनेक्टिविटी नहीं बन पाई और वो इस शादी के रिश्ते में जुड़ के नहीं रहना चाहते। तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास जस्ट बिकॉज आपने उनको कनेक्ट किया था, तो वो आपको ढूंढते हुए आएंगी, जी आपने ये लड़की या लड़का ढूंढा, ये अच्छा नहीं निकला? ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? देखिए, अभी तक तो परमात्मा का आशीर्वाद है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा अक्सर ज़रूर देखा गया है कि शादी के बाद वो जो कंपैटिबिलिटी था, मैंने आपसे कहा ना कि जब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, अगर उस समय सावधानी बरती जाएगी तो अगर वो सावधानी उस समय है तो ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, कब कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए, कौन सी चीज़ बुरी लग जाए, कौन सी बात दिल में जो है वो दर्द दे दे, तो ये गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। पर हम जब लोगों को मिलाते हैं तो उस समय परिवारों को उनके सामाजिक स्ट्रक्चर को पूरा समझने के बाद जोड़ते हैं ताकि ये चीज़ें ना हों। और फिर अगर ऐसा हो जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, तो हमारे पास टीम ऑफ काउंसलर्स भी हैं जो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज बीइंग विद यू, मतलब कि आप एक काउंसलर का भी काम करते हैं। जी, ये भी बहुत बढ़िया। हमने आज हमारे व्यूअर्स को पता चला कि जीएस कपूर जी ना ही दो जनों को मिलाते हैं, अगर दो फैमिलीज़ में, दो व्यक्तियों में कोई तकलीफ़ आ जाए अपनी रिलेशनशिप को लेके, तो वो उनको काउंसल भी करते हैं।
तो अब मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी बहुत थोड़े में कि इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं तो वो सिचुएशंस आप कैसे हैंडल करते होंगे? देखिए, बात कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, वो शुरुआत छोटी सी बात से होती है। बड़े से बड़ा झगड़ा भी जो है वो छोटी सी बात से शुरू होता है। तो अगर हम किसी भी मसले की जड़ तक अगर पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ें सुलझ जाती हैं। और दो लोगों की झगड़े में, दो परिवारों के झगड़े में, दो लोगों के किसी भी इशू में जब हम उनकी बात को सुनते हैं तो उनके सुनने में ही उनका जो है हल छुपा होता है। तो जब उनकी बात सुनकर उनके हल को जब उनके सामने हम पेश करते हैं, बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो कमिटेड होने चाहिए कि ये रिश्ता आगे चले। ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी गलती को मान लें और ब्लेम गेम ना होकर कमिटमेंट हो जाए रिलेशनशिप के लिए। और जब इंटेंशन होती है तो चीज़ें आगे शेप लेती हैं जी। और कहीं ना कहीं ये उनको भी पता होता है कि परमात्मा ने ही जोड़ा है तो कोई वजह रही होगी, तो क्यों ना इसको निभाया जाए। बहुत खूब। तो आप जीएस कपूर जी, आप इस प्रोफेशन में हैं और आप एक ऑलरेडी मैरिड व्यक्ति हैं, और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है आपकी शादी को लेके? अक्सर हम बोलते हैं कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हम कदम है, जो जिसकी शुरुआत है, वो मेरा जो हम कदम है अंजलि कपूर, उसका ब्रेन चाइल्ड है। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, एचआर में, वो अंजलि कभी आना नहीं चाहती थी। तो अंजलि की दिल की जो है वो सोच है ये हम कदम। तो जब हम लोगों के रिश्ते बनाते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है दूसरों की ज़िंदगी का। तो कभी मैं पर्टिकुलर अपनी शादी की बात करूं तो हमारी हालत ठीक वैसी है कि हम दूसरों को गिरता हुआ देखकर संभल जाते हैं। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस, यानी जितनी शादियां हमने कराई उतनी ज़िंदगियां हमने खुद जी ली। तो जो झगड़े, जो चीज़ें, जो ब्रेकडाउन हमने दूसरों की लाइफ में देखे, वो देखकर हम सीख गए। तो हर शादी की तरह इस शादी में भी कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जिनको आगे बढ़ा रहे हैं, और उस कमिटमेंट के साथ कि अगर हम खुशहाल हैं, अगर मैं और अंजलि खुशहाल है और हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं दुनिया के सामने, तो फिर हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी रिश्ता उतना ही खुशहाल होगा जितना हम हैं। और यही कमिटमेंट है हमें कि हम एग्जांपल दे सकें कि हालात और हमारी पसंद नापसंद जो है वो रिश्तों के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारी कमिटमेंट उस रिश्ते को बनाए रखने की, बचाए रखने की और आगे बढ़ाने की, खुशनुमा बनकर, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सही बात बोली है आपने कि एक मैरिज में एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और हाँ, कहीं ना कहीं किसी दौर पे हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ेस की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि मजबूरी है हमारी। अगर रिश्तों में मजबूरियाँ, कॉम्प्रोमाइज़ेस आ जाएँ तो वो मिठास ख़त्म हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी और सभी व्यूअर्स से भी कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह लें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कलर ऐड करते हैं ना जी। और जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना तो उसमें ना रबड़ यूज़ नहीं कर सकते, तो कलर ही ऐड कर सकते हैं। आपको कलर अच्छा लग रहा है, ब्लैक में वाइट ऐड कर लो। तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही होता है कि हमें इसे मिटाना है, वो ठीक नहीं है। तो बेस्ट है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करके ज़िंदगी को और रंगीन बनाएं और कलर ऐड कर लें। तो यहाँ मैं अपने आप को करेक्ट करूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, कमिट करें। और हाँ, दूसरों की जो खामी है, आपके पार्टनर की जो खामी है, हाँ, हो सकता है कि आपको उसकी बहुत बात पसंद नहीं आती होगी, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसके साथ उसके रंग में रंगते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो कपूर साहब, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी वाइफ का हाथ है। सो ये राइट रहेगा ना, आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमन। So I think your wife takes the all credit. Yeah, definitely. So my regards to her also कि उन्होंने आपको ये इंस्पायर किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपको फरिश्ता बनाया लोगों को जोड़ने के लिए, और आपको, हमें वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम आपको यहाँ बुला सके, आपको इंट्रोड्यूस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू कि क्या आपका मैसेज है यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि शादी को लेके उनके अंदर बहुत मिथ्स हैं कि शादी के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन आपने बहुत जोड़ियाँ बनाई हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को?
मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके की, ना ही पॉइंट ऑफ व्यू सेट करें एक ही बात पे। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, या हम कहते हैं ये ठीक है। तो ना तो जल्दबाजी ठीक है, ना एकदम पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेना ठीक है। समय दें, जिससे भी आप मिलें, जो भी रिश्ता आपको आपके लिए जो घर वालों ने देखा है उसको देखें, समझें, कुछ समय दें उसको, और उसके बाद निर्णय लें। और फिर जब एक बार निर्णय ले लें तो फिर अपनी जी जान से जो है उसको निभाने के लिए कमिटमेंट करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब कि जो दो बच्चे जिनको आप मिलवाते हैं, एक लड़का और लड़की, उन्हें बिफोर दे डिसाइड फॉर देयर वेडिंग उनको एटलीस्ट 2 to 3 मीटिंग्स ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कैसा है। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें बाद में आगे जाकर आपको परेशान करें कि जी उनका तो खाने का तरीका मुझे पसंद नहीं आता, वो बात कैसे करते हैं, वो खड़े कैसे होते हैं, वो चलते कैसे हैं, उनकी पसंद तो मेरी पसंद से मिलती ही नहीं है। और अक्सर यही छोटी छोटी बातें जो हैं वो झगड़ों की वजह बन जाती हैं। तो अगर हम समय दें, क्योंकि आज रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, उसके बाद अगर वो टूट जाते हैं तो ज़िंदगी भर का जो है दर्द है। आप उस दर्द से बचने के लिए आज सही इंटेंशन के साथ समय अगर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर इम्पॉर्टेंट है कि वेरिफिकेशन भी करें। मतलब कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चमकती सी दिखाई देती हैं, पर हम बिना सोचे समझे जो है बस एक बार देखा, उस चमक में खो गए और वो शादियाँ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी करें, परिवारों को समझें भी, कुछ बैकग्राउंड भी चेक करें। तो कुल मिलाकर घूम फिर के वही बात आती है, समय दें। वो 1, 2, 4 मुलाकातें हो सकती हैं, या फिर परमात्मा पे छोड़ दें, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, फिर उसे निभाएं। तो माय डियर व्यूअर्स, आज मेरे पास बहुत कुछ नॉलेज आई है अबाउट दिस वेडिंग थिंग। हमने GS कपूर जी से एक बहुत ही एक रिलेशनशिप को किस तरह से निभाया जाए, एक शादी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं बट एक कमिटमेंट से, ये जाना, और कैसे दो ज़िंदगियों को, दो परिवारों को और दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जोड़ा जाए, वो हमने GS कपूर जी से सुना। उनके इस प्रोफेशन में उन्होंने बहुत लोगों से मिला और बहुत तरह के बच्चों को जोड़ा है और बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स भी पाई हैं। आई एम श्योर कि आप GS कपूर जी के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। और तो माय डियर व्यूअर्स, आज की हमारी ये प्रयास आपको मिलाने की मिस्टर GS कपूर जी के साथ आपको पसंद आई होगी। GS कपूर जी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए उनका नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जब भी अपनी फैमिली में किसी भी बच्चे को दो बंधन में जोड़ना चाहते हैं तो GS कपूर जी के इस वेंचर में, जो कि कनेक्टिंग टू पीपल, कनेक्टिंग टू फैमिलीज़, हम कदम, उसमें आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर GS कपूर जी से मिल सकते हैं। और हाँ, आपको मैं ये अश्योर करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी सलाह और अच्छे परिवारों से ही जुड़ाया जाएगा। So kindly subscribe to my channel here and like my Facebook page. So till then, we meet another personality. See you and goodbye.